उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यानी एमसीजेडसीसी प्रयागराज में 11 जून 2022 को कला संस्कृति से संबंधित विचार विमर्श हुआ। व्यास सम्मान से सम्मानित हिंदी की वरिष्ठ कथा लेखिका ममता कालिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस अवसर पर उन्होंने अपने लघु उपन्यास दौड़ तथा चर्चित संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के कुछ अंश पढ़े। इसके अलावा उन्होंने अपने अनेक अनुभव भी साझा किए। अपने संबोधन के बाद उन्होंने श्रोताओं के सवालों के जवाब भी दिए। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप भटनागर तथा धन्यवाद ज्ञापन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा ने किया। यहाँ पेश है अमरीशी इंडिया की विशेष कवरेज के प्रमुख अंश। इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि आप में से जो लोग सवाल पूछना चाहें, ममता जी वहीं से बैठे बैठे जवाब देंगी। आप सवाल जो हेलो, नमस्ते दीदी, मैं संध्या नवोदिता। मैंने बहुत पहले आपकी एक लंबा अंश पढ़ा, एक पत्नी के नोट्स, और वो मुझे वीरेंद्र डंगवाल सर ने पढ़ने को दिया था। और उसके बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और आपसे मुलाकातें भी हुई, बातें भी हुई। आज जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपके उपन्यासों में लगातार स्त्री पुरुष के तल्ख संबंध आते हैं, तल्खी का चित्रण होता है, लेकिन एक दूसरे पर व्यंग्य और हास्य के माध्यम से ऐसा होता है। तो एक तो ये कि जैसा कि हम लोगों ने लगातार बहुत सारी लेखिकाओं को पढ़ा है, सुना है, उनके निजी जीवन को देखा है, तो जितना समझ में आता है कि ये बहुत मुश्किल है कि उनका जीवन बहुत अच्छा चलता रहे और लेखन भी उतना ही अच्छा चलता रहे। ऐसे उदाहरण बहुत कम देखे गए हैं। लेकिन आपका जीवन उससे अलग रहा है कि लेखन में भी उस ऊंचाई को छुआ है और आपसी संबंधों को भी बहुत अच्छे से निभाया। तो एक तो ये कि लेखिकाओं के जीवन में विवाहित होना और फिर ऐसे पुरुष से विवाहित होना जो बहुत सीधे साधे नहीं हैं, जो अपने आप में एक मानक तय करते हैं, उच्चता का, उच्च कोटि के लेखन का मानक तय करते हैं, उनके साथ जीवन बिताना और लेखन में भी धाक जमाए रहना और लेखन में कहीं कटुता ना आने देना, बल्कि व्यंग्य और हास्य के माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ाना। वरना यही चीज़ दुख में भी बदल सकती थी, ये पीड़ा में भी बदल सकती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ सकती थी जो उस दिशा में जाती। तो ये कैसे संभव हुआ कि सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है और कहीं पर भी वो कटुता, वो पीड़ा, वो यातना लेखन में नहीं आ पाई और भाषा में भी नहीं आ पाई और वो आप में भी नहीं आ पाई। तो इसके बारे में ज़रूर बताइए। कोई भी संबंध जो होता है वो बहुत सपाट रेल की पटरी की तरह नहीं चलता है। जो ये कहते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, उनका भी संबंध ऐसा नहीं होता है कि हमेशा 98.3 डिग्री पर चलता रहे। संबंधों में तापमान उठते और गिरते रहते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो समझ लीजिए कि आपकी शादी बहुत खतरनाक मोड़ पर है, आपके संबंध बहुत खतरनाक मोड़ पर है। क्योंकि ये जो एक पत्नी के नोट्स का आपने अभी उदाहरण दिया, एक पत्नी के नोट्स में दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों प्रखर हैं, दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन पुरुष हमेशा कोशिश करता है कि वो एक दर्जा ऊपर खड़ा हो, एक सीढ़ी ऊपर खड़ा हो। जो उसमें संदीप है कैरेक्टर, वो हमेशा ही कोशिश करता है और वो ये चाहता है कि पत्नी उससे थोड़ी सी झुक कर रहे। और ये एक शाश्वत समस्या है। ये स्त्री पुरुष संबंधों की, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड। मैंने सपनों की होम डिलीवरी जो बाद में लिखा 2017 में, उसमें मैंने वो घटना ली जो कि इंग्लैंड में घटित हुई थी। आपने नाम सुना होगा नाइजेला लॉसन, जो कि कुकरी की विशेषज्ञ थी और नाइजेला's किचन नाम का प्रोग्राम करती थी और बड़ी प्रोमिनेंट लेडी थी वहाँ की। वो अपने पति के साथ पोंटी नाम था ना शादी का भी, क्या कोई ऐसे कुछ नाम था, वो उसके साथ वो रेस्टोरेंट में गई और वहाँ उन दोनों का बच्चों को लेकर विवाद इतना तेज़ हो गया कि उसके हस्बैंड ने उसका गला पकड़ लिया। जब उसने गला पकड़ा उसका, तब भी वो मुस्कुराती रही और बाकी लोग दौड़कर आ गए, कहने कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो।
उसने गला छोड़ दिया तो पत्रकारों की भीड़ लग गई, क्योंकि वो महिला तो कुकरी विशेषज्ञ थी, तो वो तो पत्रकार ही थी। तो जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसने ये कहा। और पति ने बड़ी हिमाकत से कहा कि मैंने गला पकड़ा था लेकिन मैंने प्रेशर नहीं डाला था, मतलब मैंने घोटा नहीं था गला उसका। अब ये तो कोई बात ना हुई। आप ये कहें मैंने चांटा मारा था लेकिन ज़ोर से नहीं मारा, मैंने उसका पैर तो दबाया था लेकिन ज़ोर से नहीं दबाया, मैंने गला पकड़ा लेकिन मैंने प्रेशर नहीं दिया। ये जो अपमान करना है वो तो आपने कर दिया। अब ये जो होगा ये इससे रिलेशन नेचुरली तल्ख हो गए। नाइजेरिया ने क्या किया, वो गई घर, अगली सुबह उसने अपना सामान पैक किया, चुपचाप घर छोड़ दिया, कोई ड्रामा नहीं किया उसने। मैं इस बात से इतनी प्रेरित हो गई, इतनी प्रभावित हो गई कि मैंने सपनों के होम डिलीवरी उपन्यास लिखा, जो कई यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स में लगा हुआ है। क्योंकि होता यही है, संबंधों के बीच में ये नहीं पता होता आपको कि किस समय अचानक बराबरी का रिश्ता गैर बराबरी में बदल जाए। और हर स्त्री को, हर जागरूक स्त्री को, हर, मैं तो कहूँगी घरेलू स्त्री को भी, हर एक स्त्री को ये कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी रिलेशन को असम न होने दे, विषम न होने दे, असम न होने दे, और ये ज़रूर दिखा दे कि वो इन बातों को समझती है। अगर कहीं उसके साथ चालाकी हो रही है, अगर उसके साथ कहीं क्रूरता हो रही है, अगर उसके साथ कोई विषमता हो रही है, वो इसको समझती है और वो इससे हमेशा सतर्क रहे और तुरंत अपने साथी को बता दे कि उसको ये नागवार है। अब मैं ये भी नहीं कहती, जैसे थप्पड़ फिल्म में दिखाया है कि एक थप्पड़ पे वो अपना घर छोड़ के चली जाती है, वो भी बहुत गलत है। पहले कोशिश करनी चाहिए समझाने की, क्योंकि घर तोड़ना बहुत आसान होता है, संबंध तोड़ना बहुत आसान होता है, संबंध जोड़ने में दसियों बरस लग जाते हैं। तो ये शिक्षा मैं कभी नहीं दूंगी किसी को कि आप तुरंत अपने घर को छोड़िए, अपने ATM कार्ड उठाइए और दूसरी जगह घर बसा दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन संबंधों को समझदारी तो देनी पड़ती है और वो समझदारी दोनों तरफ से होती है। मेरी कोशिश यही है, हो सकता है मैं कई बार इसमें फेल भी करती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट। बहुत सार्थक संवाद ये रहा। अब मैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा से आग्रह करूँगा कि वो आकर आभार ज्ञापन करें। सर्वप्रथम मैं स्वागत और आभार एक साथ ही इस समय प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि थोड़ा विलंब हुआ था। तो प्रदीप जी से हमने यही कहा था कि हम जिस काम के लिए यहाँ पे प्रबुद्ध श्रोतागण आए हुए हैं, पहले उस काम को हम आरंभ करें और बाद में हम स्वागत और आभार दोनों एक साथ कर लें। सर्वप्रथम ममता जी हमारे आग्रह पे यहाँ पर उपस्थित हुई, मैं उनका बहुत 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 आभारी हूँ। एक बात बताना चाहता हूँ कि जब ये आग्रह लेकर के ममता जी के घर पे हम पहुँचे और ममता जी से चर्चा हुई और ममता जी से कहा कि आप 11 तारीख का कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं तो आपका वापसी का टिकट कब का हो। तो ममता जी ने कहा कि 12 तारीख का। मैंने कहा कि आप इतने अवधि के बाद इलाहाबाद जा रही हैं और आपने इलाहाबाद में इतना समय व्यतीत किया है, तो क्या आप रुकना नहीं चाहेंगे? तब इन्होंने एक बड़ा मार्मिक सा एक वाक्य कहा था कि घर नहीं रहा तो इलाहाबाद छूट गया। लेकिन अगले ही दिन ममता जी का मैसेज आया कि सुरेश जी क्या टिकट 13 तारीख का हो सकता है? कहा क्यों नहीं हो सकता है, अगर 12 तारीख का हो भी गया होगा तब भी वो 13 का हो जाएगा। तो ये इलाहाबाद का जो प्रेम है और इतने वर्ष आपने यहाँ बिताए हैं, कोई भी इंसान कहीं पे भी अपनी कर्मभूमि में जहाँ पे होता है और जिस
कर्मभूमि ने उसको स्थापित किया होता है, एक मंजिल पे, एक मुकाम पे पहुंचाया होता है, तो वो आप कितना भी उससे दूर चले जाएं, लेकिन वो मिट्टी आपको खींचती है, वो महक आपको अपनी तरफ ले जाती है। तो ममता जी की एक कर्मभूमि रही है, तो अपनी कर्मभूमि को कोई नहीं भूल पाता है और एक खिंचाव रहता है जो उनको लेकर के आया। बहरहाल ममता जी की मैंने बहुत सारी यहाँ पे चर्चाएं हुई ममता जी के कार्य को लेकर के और उनकी कहानियों को, उपन्यास को लेकर के, रवि जी को लेकर के। ममता जी का जो जीते जी इलाहाबाद है, जब मैंने पढ़ा था तो वो सिर्फ एक संस्मरण नहीं है। अगर हम उसको संस्मरण के तौर पे लें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादती होगी जीते जी इलाहाबाद के साथ। जीते जी इलाहाबाद पूरी तरह से इस शहर की गतिविधियों को, जो पॉजिटिवनेस थी, जो एक पॉजिटिवपन था, अलग अलग विचार, अभी सवाल किया था, अलग अलग विचारधाराओं के होते हुए भी हम एक विचारधारा के थे। जो लेखन कार्य उस समय यहाँ पे संपन्न हुआ, जिसने देश में इलाहाबाद के कार्य को, यहाँ के कहानीकार को, कथाकार को, नाटककार को, सबको स्थापित किया। वो एक दौर था, वो एक जो कहा जाए आपस की जो आदान प्रदान था, वैचारिक मतभेद होने के, अलग अलग विचारों के होने के बावजूद जो आदान प्रदान था, आपस में बैठकी थी, भटियाबाजी जो होती थी, कभी किसी के घर में, कभी किसी कॉफ़ी हाउस की बात कर ले, कभी किसी हम नुक्कड़ के चाय की दुकान की बात कर ले, जिसने यहाँ के साहित्य को इतना ज़्यादा धनाढ्य बनाया, धनाढ्य हुआ यहाँ का साहित्य, यहाँ के साहित्यकार, यहाँ का कथाकार। लेकिन ये शायद मेरी कहा जाए कि अनभिज्ञता होगी कि शायद अब विगत कुछ वर्षों से ये दौर देखने को नहीं मिलता है। लेखन जितना सशक्त उस दौर में हुआ, आज के दौर में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आज के दौर में शायद वो लेखन इतना सशक्त नहीं हो पाता है। उसका कारण ही यही है कि अभी जो स्त्री विमर्श, पुरुष विमर्श, दलित विमर्श, हम इतने खंडों में अपने को हमने बांट लिया है कि वो एकजुटता, एक संपूर्ण साहित्य की कहीं ना कहीं वो रचना कर पाने में हम अपने को कमजोर साबित कर रहे हैं, क्योंकि हमने खंडों में बटे हुए हैं। हम एक कहा जाए न्यूट्रल होकर के चीजों को देखना नहीं चाहते। ये पढ़ने वालों के, पाठक के ऊपर आप छोड़ दीजिए, पाठक निर्णय करे कि आपकी ये रचना किस विमर्श की ओर ले जाती है। ये पाठक का कार्य या समालोचक का कार्य। आप एक निर्विकार भाव से, एक न्यूट्रल होकर के आप एक रचना का निर्माण करें। यही मुझे लगता है कि शायद हमारे रचनाकारों के लिए, या आज का जो पाठक, देखा जाए तो कई कारण है कि आज पाठक हमें बहुत कम मिलता है। ये सिर्फ पाठक की दृष्टि से नहीं देखना है। आज युवा पीढ़ी हमारे पठन पाठन से थोड़ा दूर हो रहा है। ये रचनाकारों के भी सोचने का विषय है, क्योंकि आज की यंग जनरेशन क्यों हमारी कहानियों से, उपन्यास से, यात्रा वृतांत से, निबंधों से क्यों वो दूरी बना रही है। ये हमें दोनों तरफ से ही सोचना होगा। वो रोचकता वो क्यों नहीं आकर्षित कर पा रही हमारी युवा पीढ़ी को, तो ये एक जटिल सवाल है। बहरहाल मैं, ये तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, बड़ा लंबा चर्चा का विषय होगा। मैं इस आप सभी लोगों का, जो हमारे प्रबुद्ध श्रोतागण यहाँ पे उपस्थित हुए, इस चर्चा में उन्होंने भागीदारी की, बहुत बहुत तहे दिल से मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि ये कार्यक्रम हमारा मासिक रूप से हमने शुरू किया था। पहले नंदकिशोर आचार्य जी आए थे, फिर दूसरा हमारा रह गया क्योंकि आदरणीय नासिरा जी को हम आमंत्रित कर रहे थे, नासिरा शर्मा जी को, किन्हीं कारणों से उनका आगमन नहीं हो पाया। लेकिन ये जो कार्यक्रम है विमर्श का, इसमें कहानीकार, कथाकार, साहित्यकार, नाटककार, अभिनेता, निर्देशक, पेंटर, मूर्तिकार, इस कला के अनेक विषयों से जुड़े हुए हम विशेषज्ञों को यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं। अगली कड़ी में जो अगले माह हम करने जा रहे हैं, उसमें हम आमंत्रित कर रहे हैं विख्यात नाटककार, निर्देशक,
कहानी के रंगमंच के जन्मदाता, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निर्देशक देवेंद्र राज अंकुर जी को, वो यहाँ मुखातिब होंगे। हमारे सभी कहा जाए रंगमंच के कलाकारों से, साहित्यकारों से, क्योंकि उन्होंने कम से कम 12 किताबें जो हैं रंगमंच को लेकर के लिखी हैं। तो इसी के साथ ही हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और ममता जी आपका भी व्यक्त करते हैं। और एक हमारे मित्र हैं, युवा मित्र हैं, जो एक किताब ममता जी को देना चाहते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि वो अपनी किताब आकर के जल्द से जल्द प्लीज़ आप आए। अगर हाँ, हम ये गुजारिश करते हैं कि देखिए हमारे प्रचार प्रसार के माध्यम बहुत सीमित हैं। आप ही मैं प्रोफेसर संतोष भदौरिया आज के कार्यक्रम को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद में इस तरह के कार्यक्रमों की एक लंबी रवायत रही है। बीच में इस तरह के कार्यक्रम में शिथिलता आई, कई कारण रहे, मगर अब सांस्कृतिक केंद्र ने जो ये मुहिम शुरू की है, जिसमें असगर वजाहत जी आए पिछले कार्यक्रम में और आज ममता जी को हम लोगों ने सुना, ये लेखक बहुत अनुभव संपन्न लोग हैं। इन्होंने इलाहाबाद को जिया है, देखा है, और इलाहाबाद में जो एक सबसे बड़ी खासियत रही है वो यहाँ के कंपोजिट कल्चर की रही है। ये कंपोजिट कल्चर जो हिंदुस्तान की पहचान है, यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, इन लेखकों ने उस कंपोजिट कल्चर को जिया है। तो जब इनको हम सुनते हैं तो हमारी जो नई पीढ़ी सुनती है वो निश्चित तौर पर उससे उन चीज़ों को समझती है, जानती है और कहीं ना कहीं समृद्ध होती है। आज हमारे सामने एक चुनौती और है जिसकी तरफ ममता जी ने इशारा किया। चुनौती ये है कि हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी में तब्दील होते जा रहे हैं। जो हमारी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी थी, ज्ञान आधारित सोसाइटी थी, वो पुस्तकों के नज़दीक जाने से, लाइब्रेरीज के नज़दीक जाने से और ऐसे बुजुर्गों के बीच उठने बैठने, बतियाने, साहित्य, कला, संस्कृति पर बात करने से समृद्ध होती थी पीढ़ी। तकनीक हमारी मदद कर रही है, मगर तकनीक बहुत सारी चीज़ें हमसे छीन भी रही है। इस तरह के कार्यक्रम, लेखकों से संवाद, उनसे बातचीत हमें उस दौर की याद दिलाती थी जब बहुत मिलजुल कर बहसें होती थी, मुबाहिसे होते थे और इलाहाबाद का ये कल्चर रहा है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत अगर सांस्कृतिक केंद्र ने की है तो निश्चित तौर पर ये तारीफ के लायक है और प्रशंसनीय है। मेरा नाम प्रोफेसर सुरेश शर्मा है। मैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज का निर्देशक हूँ वर्तमान में। ये जो हमने एक कार्यक्रम ये आरंभ किया है विमर्श नई पहल के नाम से, इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम हर माह के अंतिम शुक्रवार को या शनिवार को किसी रचनाकार को, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो अभिनेता हो रंगमंच का, चाहे निर्देशक हो, कहानीकार हो, मूर्तिकार हो, पेंटर हो, सीनियर जर्नलिस्ट हो, इस तरह के लोगों को आमंत्रित करना और यहाँ पे उनको रूबरू कराना जो स्थानीय हमारे साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, रंगकर्मी हैं, ऐसे लोगों के साथ उनकी किसी रचना का पाठ करना, उनके साथ सवाल जवाब करना, उनके रचना कर्म को लेकर के बातचीत करना, ये हमारा एक विषय है इस कार्यक्रम को शुरू करने का। और एक राजनीतिक, एक सकारात्मक, रचनात्मक कहा जाए जगह बनाना जहाँ पे इस शहर के रचनाकार एक जगह इकट्ठा होकर के अपनी रचनाओं के बारे में बातचीत कर सके, आदान प्रदान कर सके, ये इस कार्यक्रम का मुख्य ध्येय है। ये पहले हमारे जो थे नंदकिशोर आचार्य जी थे, ये आज हमारे बीच में ममता कालिया जी रही हैं और अगले उसमें हमारे पास देवेंद्र राज अंकुर जी आ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भूतपूर्व निर्देशक रहे हैं। उन्होंने रंगकर्म के ऊपर कम से कम 12 किताबें लिखी हैं और कहानियों का रंगमंच उन्होंने ही हिंदुस्तान में प्रारंभ किया, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। ये है, हमने इसी अवसर के ऊपर अपने इस परिसर में एक किताब घर आज ही उद्घाटित हुआ है, उसका उद्घाटन ममता जी ने ही किया है। वो यहाँ पे हमने शुरू किया है, जिसमें हमारा जो पब्लिकेशन है इसके अतिरिक्त
नाटक से उपन्यास, साहित्य, कई अन्य विधाओं से, चाहे कविताओं का हो, उपन्यास हो, निबंध हो, नाटक हो, उन सारी चीज़ों का सिर्फ हिंदी के ही नहीं बल्कि दूसरी भारतीय भाषाओं के अनुवाद भी हम यहाँ रख रहे हैं, ताकि जब रंगकर्मी या कोई ग्रुप यहाँ पे नाटक करने के लिए आए तो कम से कम वो युवा रंगकर्मी उस पुस्तकालय में या उस किताब घर में भी घूम सके और नई रचनाओं से उसका आमना सामना हो सके, और उचित हो तो वो कम से कम थोड़ा सा उसका रुझान पढ़ने की तरफ भी जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियो बना सकें।